हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपने टॉपिक है बायोलॉजी ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर सेकंड यूनिट का टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर है कि बायोलॉजी ऑफ द बिहेवियर कि बिहेवियर की अपने क्या बायोलॉजी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर अपने है फर्स्ट वन है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप। क्या है बॉडी माइंड रिलेशनशिप? ठीक है, ये यूनिट का नाम है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, सेकंड यूनिट है साइकोलॉजी के अंदर। और उसके अंदर देखते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप की, बॉडी और माइंड का कैसा रिलेशनशिप है, जो कैसा उसका संबंध होना चाहिए बॉडी और माइंड का। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि बॉडी और माइंड का, अपना जो शरीर है, अपना शरीर का और अपने दिमाग का, माइंड जो सब अपने कंट्रोल कौन करता है, अपने पूरे बॉडी को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना जो काम करता है अपना माइंड। ठीक है, जो ब्रेन, जिसे ब्रेन और माइंड भी कहते हैं ना, जो ये माइंड होता है अपने बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, इसके द्वारा इस पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, एंड देन क्या होता है कि बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कि बॉडी के अंदर कोई इफेक्टिव अब डिसऑर्डर होता है तो माइंड के ऊपर, उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा, उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यदि माइंड के कोई मेंटली डिसऑर्डर है, मेंटली इलनेस कोई बीमारी है, तो वो अपने बॉडी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो देखेंगे इसके अंदर। एंड देन इसके अंदर देखते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या साइकोलॉजी, इसके अंदर बताएंगे क्या है इसके अंदर इंट्रोडक्शन में कि साइकोलॉजिस्ट स्टडीज, इसके अंदर क्या स्टडीज करते हैं ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एंड देन इसके अंदर इंटरेस्ट अपॉन इन मेंटल इंटरलेटेड फंक्शन, फिजिकल फंक्शंस। इसके अंदर मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, मेंटल फंक्शन एंड मेंटल फंक्शन और फिजिकल फंक्शन। ठीक है, एंड देन फिजिकल फंक्शन, एंड देन फिजिकल फंक्शन। ठीक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप है। ओके, इसके बाद में देखते हैं कि जो बड़े बॉडी है कि बॉडी, यदि बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल इफेक्ट कैसे लाता है। ठीक है, वो आपको मैं समझाता हूं। बॉडी इफेक्ट ऑन द माइंड, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बता देता हूं कि बॉडी के अंदर कोई अब्नॉर्मलिटी डिसऑर्डर है तो अपने माइंड के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कि बॉडी इफेक्ट ऑन द माइंड के ऊपर। ठीक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप के अंदर ये है सिस्टम। तो बॉडी इफेक्ट ऑन द माइंड, बॉडीली कंडीशनल, इसके अंदर इफेक्टिव, इसके अंदर अपने के इफेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ बॉडीली कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन, कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन, कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी है जो अपने मेंटल के ऊपर, बॉडी की कंडीशन की वजह से मेंटल फंक्शन के ऊपर, जो अपने बॉडी की कंडीशन, कोई भी कंडीशन बॉडी की यदि बॉडीली कंडीशन खराब हो रही है, डिसऑर्डर आ रहा है उसके अंदर, तो मेंटल के अंदर, मेंटल फंक्शन के अंदर किस तरीके से मेंटल फंक्शन के अंदर कैसे उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, वो चीज देखते हैं। तो इसके बाद फर्स्ट वन देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। यदि अपने बॉडी के अंदर बीपी बढ़ गई है, ठीक है, तो अपने बॉडी के अंदर क्या होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो अपने मेंटल के ऊपर क्या इंक्रीज हो गया है, तो क्या करेगा, अपने मेंटल फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपने बॉडी को, मेंटल अपने ब्रेन को क्या करेगा, वो मेंटल करेगा। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी करवाएगा। इसके अंदर बीपी इंक्रीज होगी तो हाइपर एक्टिविटी एंड मेंटल इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, ब्रेन की क्या करेगा, ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, एंड एडजस्टमेंट करवाएगा, मतलब वो भी उत्तेजित, मतलब ब्रेन को फटाफट हाइपर एक्टिविटी के अंदर काम करवाएगा। ठीक है, यदि बॉडी के अंदर बीपी इंक्रीज हो रही है तो इसके अंदर कैसे करेगा वो है। ठीक है, इसके बाद में है कि ये सीवियर, जैसे फॉर एग्जांपल यदि
सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी हाथ के अंदर, पाँव के अंदर, पेट के अंदर, कहीं पे भी सीवियर पेन हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको पेन हो रहा है बहुत ही ज्यादा, तो मेंटल फंक्शन के अंदर क्या करो, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शरीर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ के अंदर, ठीक है, इस हाथ के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, तो मेरे माइंड के ऊपर क्या स्ट्रेस आएगा, एकदम क्या आएगा, स्ट्रेस, तनाव आएगा, ठीक है, स्ट्रेस आएगा, एकदम डिप्रेशन में आऊंगा मैं, एकदम डिप्रेशन में होगा कि इतना ज्यादा पेन कैसे हो रहा है, कंफ्यूजन एंड एंजाइटी, एंड क्या होगा, गुस्सा आएगा, एंड एंजाइटी होगी, किसी से मैं बात करने में भी क्या होगा, गुस्सा होगा, ठीक है, और क्या होगा, गुस्सा भी होने लगेगा, ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या होगा, सीवियर पेन, तो इसकी यदि सीवियर पेन हो रहा है तो अपने बॉडी के, तो मेंटल फंक्शन के ऊपर क्या है, जो मेंटल फंक्शन के ऊपर अपने प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, बॉडी कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम इफेक्ट कंडीशन होने की वजह से मेंटल के अंदर फंक्शन के अंदर इफेक्ट कर ला रहा है, ठीक है, उसको पेन हो रहा था, कहीं पे भी उसको पेन हो रहा था बॉडी के अंदर किसी पर्सन को, तो उसके मेंटल के ऊपर क्या पड़ेगा प्रभाव, उसको स्ट्रेस देखने को मिलेगा, स्ट्रेस बहुत ही तनाव, डिप्रेशन में जाएगा, कंफ्यूजन होगा, एंजाइटी होगी उसको, ठीक है, एंड ये वाली बात होगी, ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, कभी कभी फिजिकल इफेक्ट की वजह से मूड रिड्यूस वगैरह, इसमें क्या होगा, पेन वगैरह हो रहा है, या इसकी कोई भी कंडीशन हो सकती है, इधर बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी पार्ट्स इम्प्रॉपर फंक्शन, तो भी क्या होगा, बॉडी के ऊपर क्या काम करेगा, डिप्रेशन वगैरह कर सकता है, ठीक है, तो देख रहे थे कि ये इफेक्ट्स ऑफ बॉडी इन कंडीशन, ठीक है, तो क्या कि बॉडी ने के अपने क्या इफेक्ट्स है जो बॉडी कंडीशन की वजह से मेंटल फंक्शन पे इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, तो अपने देखा था कि बीपी, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखा था कि यदि बीपी इंक्रीज हो रही हो तो अपने मेंटल फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो उसके अंदर देख रहे थे कि हाइपर एक्टिविटी होगी ना, एक्साइटमेंट होगा, ठीक है, इसके बाद में देखा कि सीवियर पेन हो रहा है, यदि बॉडी के अंदर अपने शरीर के ऊपर सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा उसको दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो अपने मेंटल फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो मेंटल की बॉडी के अंदर अपने कोई भी कंडीशन की वजह से मेंटल फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बॉडी की चाहे कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी कंडीशन खराब हो रही हो, उसकी किसी भी डिसऑर्डर कंडीशन, बॉडी की कंडीशन कैसी है, बॉडी की कंडीशन कैसी होने की वजह से मेंटल फंक्शन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो देख रहे थे, ठीक है, तो देखा है कि सीवियर पेन हो रहा है यदि बॉडी के अंदर, तो अपने स्ट्रेस के अंदर, तो मेंटल फंक्शन क्या, उसको स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन में होगा, वो एंजाइटी आएगी, उसको गुस्सानेस होगा, उसको गुस्सा आएगा, है ना, ऐसे, यानी बॉडी की, इसमें था कि बॉडीली पार्ट्स ऑफ इनप्रॉपर, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट इनप्रॉपर काम कर रहा है तो वो डिप्रेशन में होगा, उसको तनाव आएगा, टेंशन होगा, है ना, तो ये देखिए, तो इसमें कहने का मतलब पूरा सारांश ये है कि साइकोलॉजी के अंदर कि बॉडी का फंक्शन, कोई भी बॉडी की कंडीशन दी, यानी ऐसा नहीं है कि बॉडी कंडीशन अपने सही नहीं है तो मेंटली फंक्शन है वो भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन, तो इसके बाद यदि मेंटली रूप से मानसिक रूप से अपन स्वस्थ नहीं है तो बॉडी रूप से मतलब अपने शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटल रूप से यदि मानसिक रूप से सही नहीं हो तो भी कोई मतलब, तो इसीलिए कि मेंटली और फिजिकली रूप से दोनों स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसीलिए इसमें बताया गया है। ये तो था अपने इफेक्ट्स बॉडीली कंडीशन इन मेंटल फंक्शन। अब देखते हैं कि मेंटल फंक्शन के वजह से, मेंटली रूप से डिसऑर्डर होने की वजह से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि भाई बॉडी के अपने शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा मेंटल फंक्शन की वजह से, ठीक है, तो वो देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ मेंटल कंडीशन और बॉडीली फंक्शन, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशन, इफेक्ट्स ऑन मेंटल कंडीशन, इफेक्ट्स ऑन मेंटल कंडीशन और बॉडीली फंक्शन, ऑन बॉडीली फंक्शन, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अपने मेंटल कंडीशन की वजह से बॉडी के फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
कि मेंटल कंडीशन अपनी मानसिक कंडीशन है जो सही नहीं है, ठीक है, अपनी मेंटल कंडीशन का डिसऑर्डर है, उस कंडीशन अगर मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं है स्वस्थ, तो बॉडी के फंक्शन जो बॉडी कार्य कर रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसके अंदर है कि अनप्लेजेंट इमोशन लाइक फियर, एंगर, वरी, ठीक है, इंसोम्निया, हेडेक। इसमें पता है कि अनप्लेजेंट इमोशन, अनप्लीजेंट इमोशन, इमोशन मतलब क्या होते हैं, अनप्लीजेंट मतलब ऐसे इमोशंस जो मतलब अनप्लीजेंट हो, ठीक है, उसको मतलब इमोशन बोले तो अपनी भावनाएं, ठीक है, ऐसी भावनाएं जो जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कैसी भावना, ऐसी भावनाएं जिसको व्यक्त नहीं कर, अनप्लीजेंट इमोशंस, ठीक है। अनप्लीजेंट इमोशन होगा अपने मेंटल के रूप में, अपने बॉडी माइंड के अंदर किसी के प्रति मतलब इमोशन से अपने बहुत ज्यादा अपन मतलब इमोशन में आके तो अपने बॉडी के ऊपर क्या होगा, फंक्शन पड़ेगा, हेडेक होगा, ठीक है, हेडेक होगा, तो हेडेक होगा तो अपना जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, ठीक है, नींद नहीं आएगी, एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी के अनप्लेजेंट इमोशन, इमोशन मतलब आप किसी के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशन रखते हो, उसके लिए आप कोई भी पर्सन हो उसकी आप ज्यादा केयर करते हो, ठीक है, तो आप उसकी ज्यादा केयर करते हो और वो आपसे बात नहीं करे, ठीक है, आपसे नाराज हो, तो आपको क्या होगा, उसके बारे में सोचते सोचते आपको हेडेक होने लगेगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको आप खाना भी नहीं खाओगे, ठीक है। तो ये जो ये कंडीशन है ये अपने माइंड के अंदर इमोशंस आए, ठीक है, लेकिन अपने इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, बॉडी के अंदर भी इफेक्ट पड़ा, ठीक है, मेंटली कंडीशन की वजह से किसके ऊपर अपने इफेक्ट पड़ा, बॉडी के ऊपर, जैसे कि हेडेक हुआ, इंसोम्निया, उसको नींद नहीं, एनोरेक्सिया, उसको भूख नहीं लगी, ठीक है, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगना, ठीक है। तो कि अनप्लीजेंट इमोशन की वजह से उसको ये चीजें भी हुई, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वन, अनप्लीजेंट इमोशन लाइक एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया एंड देन इंसोम्निया, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया, ठीक है, ये सब हेडेक इसके अंदर हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद में है कि डीप थिंकिंग कंसंट्रेशन कॉज फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद में है साइकोटॉपिक, इसके अंदर की कॉजेज इरिटेबिलिटी, हेडेक वगैरह एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रेस्पॉन्सिबल पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। इसके बाद में कि डीप थिंकिंग, किसी के बारे में डीप थिंकिंग करते हैं, ठीक है, डीप थिंकिंग क्या करें, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, किसी के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, क्या करें, किसी के बारे में बहुत ही ज्यादा अपन सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग। तो क्या होता है डीप थिंकिंग करने की वजह से, तो बॉडी के ऊपर क्या होगा, अपने डीप थिंकिंग करने की वजह से अपने क्या होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लैक हो जाएगा, ठीक है, फोकस नहीं कर पाओगे कोई भी चीज हो, टॉपिक हो, कुछ भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास के अंदर बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बट उसके अंदर क्या आप डीप किसी के बारे में पहले से ख्यालों में खोए हुए हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, पहले से किसी के बारे में ख्याल में खोए हो, तो आपके माइंड के अंदर वही ख्याल घूम रहा है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर वही विचार घूम रहा है, थिंकिंग हो रही है, तो उसके अंदर से क्या आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो आप जिस चीज के ऊपर आप फोकस करना चाहते हो, चाहे पढ़ाई के ऊपर, चाहे क्लास के ऊपर, तो उस पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कि इफेक्ट्स ऑफ मेंटल कंडीशन इन बॉडी फंक्शन, कि भाई जो इफेक्ट है मेंटल कंडीशन का वो अपने बॉडी के ऊपर कैसे, बॉडी फंक्शन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होने से वजह से बॉडी के ऊपर भी अपने इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये तो थे अपने ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर कि जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होती है, इसके अंदर कुछ है ऐसे, हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होती है, अपने बायोलॉजिकल इसको सिर्फ टोटल किया गया है कि हेरिडिटी को अपने जैसे कहते हैं आनुवंशिकता, ठीक है, हेरिडिटी अपने जो पेरेंट्स होते हैं XX एंड XY, ठीक है, उनके थ्रू अपने जो उनकी संतान होती है जो उनके अंदर XY के रूप में मिलता है, ठीक है। जो जीन इसके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम जो जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं, जो जेनेटिक्स कोडिंग होती है DNA एंड RNA के अंदर, ठीक है, वो इनके ऊपर इनके थ्रू हेरिडिटी के जो आनुवंशिक उनके लक्षण होते हैं, साइड ऑफ सिम्टम जो उनके अगली वाली संतान, अगली वाली पीढ़ी के अंदर आती है, उसे कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है।
ये ओनली फॉर एक टॉपिक था कि हेरिडिटी क्या होती है, ठीक है, ऐसे इसको समझाया होगा, बाकी तो आप उसके अंदर पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में है कि भाई एनवायरमेंट्स क्या होता है, ठीक है, एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है। एनवायरमेंट में ये है कि जो एनवायरमेंट्स, ठीक है, एनवायरमेंट्स क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि चाइल्ड के लिए जो ट्रेड्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड फॉर फादर्स के, ठीक है, जो टाइम ऑफ कंसेप्शन। एनवायरमेंट मतलब जो एक बच्चा होता है, ठीक है, चाइल्ड होता है, जब वो उसको दो प्रकार के एनवायरमेंट मिलते हैं, ठीक है। एक तो उसकी मदर, जो मदर के यूट्रस के अंदर रहता है, ठीक है, बच्चा 9 मंथ तक यूट्रस के अंदर, ठीक है, 37 वीक तक, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद में डिलीवरी होती है, तब तक उसको इंट्रा यूटेराइन एनवायरमेंट के अंदर रहता है। कैसा एनवायरमेंट? इंट्रा यूटेराइन एनवायरमेंट, इंट्रा यूटेराइन एनवायरमेंट, इंट्रा यूटेराइन एनवायरमेंट के अंदर होता है। तो उसके आफ्टर दैट बर्थ, डिलीवरी होने के बाद में एक्स्ट्रा यूटेराइन एनवायरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको दो प्रकार के एनवायरमेंट बच्चे को मिल जाते हैं। आप और फर्दर इसके बारे में डिस्कशन पढ़ोगे आप अपने थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के अंदर, ओबीसी के अंदर, ठीक है, कैनेकोलॉजी के अंदर। बट ये ओनली फॉर साइकोलॉजी के ऐसा दिया गया, ठीक है। फिजिकल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट, ये भी अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंट होते हैं, ठीक है। ओनली फॉर इसके अंदर ऐसे समझाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी टॉपिक कंप्लीट करवा रहा था। ओके, तो ये तो था आपके कि बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर के बारे में। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच।